नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष संघर्ष कहानी का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रथम भाग में जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाला सुरेश किसी तरह से मेहनत करके दिल्ली जैसे शहर में कॉलेज में आ जाता है। कॉलेज में आ तो जाता है पर वह उस वातावरण में अपने आप को पूरी तरह से स्थिर नहीं कर पाता। कभी विद्यार्थियों की वजह से तो कभी टीचर्स की वजह से वह अपने जीवन को अर्थहीन मान लेता है। वह यह भी सोचता है कि ये वातावरण उसके अनुकूल नहीं है और वह बहुत ही कड़े अपने अनुभवों के साथ आत्मग्लानि महसूस करते हुए जाने का निश्चय कर लेता है। जैसे ही जाने के लिए वह निकलता है उसकी भेंट डॉक्टर सतीश सर से होती है। सतीश सर उसे जाने का कारण पूछते हैं, साथ ही साथ उसके मन में इतने तरह के भाव उत्पन्न होते हैं कि वह एकदम सारे झलक जाते हैं, जिसके कारण सतीश सर थोड़ा सा उसे विराम देते हुए कहते हैं कि तुमने मुझसे पढ़ा है और तुमने कभी भी इतने महीनों में मुझसे कोई भी बात नहीं की है, जबकि तुम अपने मन की बात मुझसे कर सकते थे। सुरेश थोड़ा सा मायूस होते हुए कहता है, हाँ सर, कर तो सकता था पर करना नहीं चाहा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब और टीचर से मैंने कोशिश की तो उन्होंने मुझे वहीं पर रोक दिया। तो पहला ही अनुभव थोड़ा सा कड़वाहट भरा था, तो मैंने सोचा कि मैं अब किसी से बात नहीं करूँगा। सुरेश ने अपनी बात कहते हुए अपनी आत्म पीड़ा को वहाँ पर दिखाने की कोशिश की। सतीश सर ने उसे सर पर हाथ फेरते हुए पुचकारते हुए कहा कि केवल आज के लिए रुक जाओ, आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कल अगर तुम मेरी बात से सहमत नहीं हुए तो मैं तुम्हारी टिकट खुद करवा दूंगा। कहानी इस प्रकार से आगे चलती है और सुरेश सर से हाँ कह और चाबी ले लेता है। घर जाकर नहा धोकर कुछ खा पी लेता है। शाम के 5 बजे सर की वाइफ भी अपने ऑफिस से आ जाती है। सतीश सर ने पहले ही फोन करके विभा को सारी जानकारी दे दी होती है कि सुरेश किस तरह से कॉलेज ड्रॉप आउट करना चाहता है। वह इस वातावरण में अपने आप को अनुकूल नहीं बिठा पा रहा, जिसके कारण वह अनेक परेशानियों से गुजर रहा है, जबकि उसका ये बहुत बड़ा उद्देश्य या लक्ष्य था जीवन में कि मैं इस कॉलेज के में आऊँगा और अपने जीवन को सफल बनाऊँगा। तो विभा मैम भी थोड़ी सी उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहती है और सुनती भी है उसकी सारी बातें। सुरेश से घर परिवार की बात कर उसका दिल कुछ हद तक शांत करने की कोशिश करती है। शाम के 6 बजे के करीब बेल बजती है। विभा मैम दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सतीश जी आ गए हैं। सामने कुर्सी पर बैठा हुआ सुरेश एकदम खड़ा हो जाता है। सतीश सर उसे औपचारिकता करने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम बैठो बेटा। सुरेश उनकी कही हुई बातों को मान लेता है और आराम से बैठकर डाइनिंग टेबल पर कुछ और कार्य करने लग जाता है। विभा मैम चाय और स्नैक्स ले आती हैं। सतीश सर चाय पीते पीते बोलते हैं, सुरेश घर ढूंढने में बेटा किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई? सुरेश नहीं नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हो, बहुत आसानी से घर मिल गया। बेटा तुमने कुछ खाया पिया? हाँ सर, फ्रिज में दाल चावल रखे थे, उसे गर्म करके मैंने खा लिए हैं। मैम आप खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, एकदम माँ जैसा। विभा मैम ने मुस्कुराते कहा, थैंक्स बेटा। सतीश सर ने चाय पीकर सुरेश को आराम करने के लिए कहा और बोले, बेटा सुरेश रात के डिनर के समय आराम से बात करते हैं। अभी तुम भी थके हुए लग रहे हो और मैं भी थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। सुरेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है सर। विभा मैम ने सुरेश को गेस्ट रूम में आराम करने को कहा।
सुरेश आराम करने के लिए चला गया। उधर सतीश सर भी आराम करने के लिए चले गए और पत्नी विभा को 8 बजे उठाने को कह दिया। पत्नी विभा भी रात के डिनर की तैयारियों में जुट गई। 2 तरह की सब्जी रायता बना लिया था। इन कामों को करने में पता ही नहीं चला कब रात के 9 बज गए। विभा ने पति सतीश और सुरेश को आवाज लगाते हुए कहा, डिनर तैयार है। सतीश जी और सुरेश दोनों डिनर टेबल पर आ गए। डिनर करते करते बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। सतीश सर ने कहा, अब बताओ तुम कॉलेज छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? सुरेश सर, कॉलेज में स्टूडेंट मुझसे बात नहीं करते और ना ही मेरे साथ रहना पसंद करते हैं। साथ ही टीचर्स भी कुछ भी जो भी पढ़ाते हैं वह मेरी समझ से परे हैं। वह पढ़ाते तो हैं पर मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की पर कुछ समझ नहीं आता। ऐसे में मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। सतीश सर सुरेश को समझाते हुए कहते हैं, बेटा ऐसा सबके साथ होता है, तुम अनोखे नहीं हो। मेरे साथ भी शुरुआत में ऐसा ही हुआ। कॉलेज का 1 साल तो बड़े ही मुश्किलों से गुजरता है पर बाद में सब झेलने की आदत पड़ जाती है। जब मैं कॉलेज में गया था तब भी यही स्थिति थी। स्टूडेंट बात नहीं करना चाहते थे तो मैंने अपने आप को बदल दिया। कड़ी मेहनत कर वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया। मेरा लक्ष्य केवल जीवन में आगे बढ़ने का था। दोस्त हुए तो अच्छा, नहीं हुए तो और अच्छा। ज़्यादा दोस्त भी अच्छे नहीं। जीवन में रुकावट होती है आगे बढ़ने में। जब आप काबिल हो जाओ तब उनकी मदद कर बहुत सारे दोस्त बना सकते हो। सुरेश सर की बातों में हाँ कहकर अपने मन को दिलासा देते हुए दिखाई देता है। अभी तो तुम पढ़ने आए हो या दोस्त बनाने के लिए? सुरेश मुरझाते हुए कहता है, जी सर जी। विभा मैम सतीश और सुरेश की बातें सुन रही थी। सतीश ऐसे समझा रहे थे जिससे बच्चा उतना बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएगा। सतीश इससे पहले कुछ और कहते विभा मैम बीच में ही अवरोध कर बोलती है, सुरेश तुम्हें साल भर हो गया है ना, तुम्हारी किसी से कोई बातचीत नहीं है ना ही? सुरेश नहीं मैम ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो है। विभा मैम कहती है, सुरेश तुम्हें जाना है तो जाओ पर घर के लोगों को क्या बताओगे कि कॉलेज क्यों छोड़कर आना पड़ा? चलो परिवार या गांव जो समझे ना समझे, तुम अपने आप को क्या समझा पाओगे? जीवन में हमेशा ये मलाल रहेगा कि कितना अच्छा अवसर मिला था और थोड़ी सी कोशिश की होती तो शायद जीवन में कहीं का कहीं होता। बेटा जीवन में किसके संघर्ष नहीं है? सबके संघर्ष है, किसी के ज़्यादा तो किसी के कम। बेटा मेरा मानना है कि संघर्ष है तो सब है, उससे ही पता चलता है कि आप जीवन में कितने सफल हुए हैं। सुरेश अब तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम्हें ये अवसर गंवाना है या इसे लपक कर अपने आप को साबित करना है कि आप अपने जीवन में आए हर संघर्ष को आसानी से पार कर लोगे। सुरेश विभा मैम की बातों से बहुत प्रभावित हो जाता है और वह तुरंत निर्णय लेता है कि अब कॉलेज समाप्त होकर ही जाऊंगा। विभा मैम और सर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सुरेश नई सुबह के साथ नई शुरुआत करते हुए आकाश की ओर देखता है। जीवन में कोई ना कोई समझाने वाला ज़रूर होना चाहिए जिससे हम अपने मन की बात कर सही दिशा प्राप्त कर सके। सुरेश अब नई सोच के साथ विचरण कर रहा है। सुरेश को एक नई दिशा मिल जाती है जिसके कारण उसे अपना आत्मबल, अपना आत्मसंघर्ष झेलने की भी हिम्मत आ जाती है। तो जीवन में
आपके समक्ष कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए जो आपकी बातों को सुन सके, जान सके कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी मनस्थिति को समझ सके और एक कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सके। धन्यवाद।